हेलो बच्चों, मैं दीपक सर आपके सामने एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने से पहले हम बात कर देते हैं। अरे यार, तुम लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, उसको लाइक करो, उसको शेयर करो, जिसको ज़रूरत है उसको भेजो यार, हमें भी सपोर्ट करो, है हमें भी जीने का कुछ सहारा दो, कुछ मोटिवेशन दो। और चलो स्टार्ट करते हैं यार। तो थोड़ा सा हम अपना चैनल प्रमोट कर दें। मेरे चैनल का नाम है खंड बैकवेंचर एनसीजी, और आप उसको @ हो जाएगा यार, डायल करके आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, उसको लाइक कर दो, उसको शेयर कर दो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, तो जल्दी से कर दो। उसके बाद स्टार्ट होते हैं। तो रोटेशनल मोशन स्टार्ट होते हैं, और ऐसे दुखी दुख मत हो, है मस्त पढ़ो। और ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डेज होता है। आगे जाओगे तो कहोगे लाइफ झंड हो गई है, झंड हो गई है, दुखी दुखी आत्मा हो जाओगे। तो यहाँ पे खुशी खुशी पढ़ोगे तो आगे चल के दुखी दुखी आत्मा नहीं होगे। तो आपको अगर लग रहा होगा कि ये यहाँ पे अगर हम मज़े नहीं कर पा रहे तो आगे क्या मज़ा करेंगे, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, नहीं, सब झंड हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर आएगा, धुआं दे दोगे। क्यों? क्योंकि धुआं देने वाले क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। 10 लाख लोग जो है जेई मेन का पेपर देते हैं, तो उसमें से होने का तो कल्याण होता है 50-60 हज़ार लोगों का एटलीस्ट। तो बाकी सबका क्या होता है? उनका कुछ नहीं होता है सब धुआं दे देते हैं। तो आप भी धुआं दे दोगे। तो मस्त पढ़ो, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो। फिजिक्स एक बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। उसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो आपको लीस्ट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं कहता हूं कि फिज़िक्स में आप 120 में 120 ला सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, उसके क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो तुरंत धुआं दे देने वाला काम कर दोगे। तो चलते हैं, रोटेशनल मोशन स्टार्ट करते हैं। तो रोटेशनल मोशन में मोशन की बात हुई है, तो किसी बॉडी का मोशन, क्या मोशन, 3 तरह का मोशन जो है डिफाइंड होता है। 3 तरह का मोशन डिफाइंड होता है। पहला है ट्रांसलेशनल मोशन, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि सपोज एक ब्लॉक है और वो सीधी रेखा में जा रहा है v वेलोसिटी या किसी भी वेलोसिटी से, मास m का बॉडी है। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल या रेक्टिलिनियर मोशन, जो कि कैनेमेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है रोटेशनल मोशन। NAL, रोटेशनल मोशन होता है, क्या होता है? मान लो एक बॉडी है जिसमें मास जिसका m है वो अपने एक्सिस, किसी एक्सिस के, मान लो ये एक्सिस है, ये मान लो ये इसका एक्सिस है, इसके रिस्पेक्ट में इसके सारे के सारे पार्टिकल्स जो है सर्कुलर मोशन कर रहे हों अपनी अपनी जगह पे, तो उसको रोटेशनल मोशन करते हैं। कैसे? मान लो यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है, यहाँ से r1 डिस्टेंस है, यहाँ से r2 डिस्टेंस है। तो ये इधर v1 से मोशन कर रहा है, ये इधर v2 से मोशन कर रहा है। तो ये ऑलवेज एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेंगे, इसी को बोला जाता है रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में ये एक बात, इसी का अंतर होता है जो कि हमें दिख रहा है कि इसका इंडिविजुअल पार्टिकल की हम बात करें तो उसको अगर हम कर्व पे ड्रा करें तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। लेकिन अगर हम होल बॉडी को ले लें तो एक रोटेट हो रहा है, ये बॉडी रोटेट हो रही है किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो इसको रोटेशनल मोशन करते हैं। थर्ड क्या है सर? थर्ड कुछ नहीं है, इन्हीं दोनों को जोड़ दो। इन्हीं दोनों को जब जोड़ देते हैं तो आता है क्या? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। मान लो यही एक बॉडी हो, वो रोटेशनल मोशन कर रही हो प्लस वो आगे की तरफ भी जा रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। तो इन 3 तरह की मोशन हमारे को
मिलता है। तो हमने जो बॉडी ली है, अब इस बॉडी को डिफाइन करना होगा। ये रिजिड बॉडी है, इसको रिजिड बॉडी कहते हैं। तो मान लो एक रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी तीन तरह का मोशन कर सकता है। एक रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है जो कि स्ट्रेट लाइन पे होता है। दूसरा, वो अपने एक्सिस के अराउंड घूमे तो उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। तीसरा, वो अपने एक्सिस के अराउंड घूमे भी और डायरेक्ट आगे भी जाए, जैसे कि हमारा साइकिल का पहिया हो गया, मोटरसाइकिल का पहिया हो गया, कार का पहिया हो गया, वो आगे भी जाता है और अपने एक्सिस के अराउंड जो है रोटेट भी होता है। तो वो कंबाइन जो रोटेशनल प्लस वेलोसिटी वाला होता है, वही जो है हमारा ये थर्ड आता है। हमारे सिलेबस में अंत में जाके इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में ब्रीफ स्टार्ट होगा क्योंकि इसको पढ़ना आसान होगा। फिर इसको हम पढ़ चुके हैं, इन दोनों को कंबाइन करके इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो उससे स्टार्ट करने से पहले हम इस बॉडी को डिफाइन कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो अगला चलते हैं, आप सभी लोग नोट कर लीजिए, इसमें कुछ था नहीं। स्टार्ट होता है हमारा रिजिड बॉडी। व्हाट इज रिजिड बॉडी? तो चलो रिजिड बॉडी पे आते हैं। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी आते हैं, रिजिड बॉडी डिफाइन करते हैं। रिजिड बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडी कहो या सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहो, उस बॉडी को या उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल को डिफाइन किया जाता है जिसमें किसी दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस ना चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या सर, क्या बोल दिया आपने? मैंने ये बोला है जब किसी भी बॉडी का या सिस्टम ऑफ पार्टिकल के दो पार्टिकल की बीच की डिस्टेंस नहीं चेंज होती है समय के साथ, उस बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो कैसे सर? देखो, मान लो हमने एक फैन ले लिया, ऐसे फैन ले लो, ये फैन हो गया मेरा, ये फैन हो गया और ये ऐसे रोटेट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लें ए और दूसरे वाले पे बी और तीसरे वाले पे सी, तो किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस समय के साथ कभी नहीं चेंज होती है। ये भले ही रोटेट करे लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये ऑलवेज मेंटेन रखती है। जैसे अब मान लो पेन ले, ऐसे पेन हो, तो पेन पे जो भी पेन हो, पेन पे कहीं पे भी मान लो यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट ले लें, तो ये पॉइंट आपस में कभी भी इनके बीच की सेपरेशन वाली डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती है। इस वजह से ये रिजिड बॉडी होते हैं। तो रिजिड बॉडी का फिर से हम आपको डिफिनीशन बताते हैं, वो बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसमें दो पार्टिकल, किसी दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस समय के साथ ना चेंज हो, तो उनको रिजिड बॉडी कहते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। एक दूसरा डिफिनेशन है, तो एग्जाम्पल देख लो, फैन ले लो, फैन, पेन और क्या, स्टोन मान लो, ऐसे पत्थर है, स्टोन हो गया, स्टील हो गया। आप समझ रहे हो ना, स्टील भी है, एक स्टील का ऐसे रॉड ले लो, स्टील हो गया। ये सब क्या होते हैं? ये सब रिजिड बॉडी में आते हैं। तो क्या सर हमारा ह्यूमन बॉडी भी रिजिड बॉडी होता है? नहीं, ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी नहीं होता है रिजिड बॉडी। क्या सर ये एक दो मास अगर किसी स्प्रिंग से ऐड हो, मास M1 M2, क्या ये रिजिड बॉडी होंगे? नहीं, ये भी रिजिड बॉडी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको v वेलोसिटी दे दें तो ये जरूरी नहीं है कि v वेलोसिटी से जाए, पहले ये स्ट्रेच होगा, उसके बाद इसको खींचेगा। तो हमने देखा था कि उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐसे 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 करके जा रहा था। तो मोमेंट ऑफ उसमें क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास में आप पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे तुमको कि कैसे जो है एक स्प्रिंग जब v वेलोसिटी से जा रही होती है तो ऐसे 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 करके जा रही होती है। ये मास m है, ये मास M2 है, तो ऐसे 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 करके जाती है। तो ये वाला सिस्टम और ह्यूमन बॉडी ये रिजिड बॉडी नहीं है। पेन, फैन, स्टील, पेन, स्टोन होता है। क्यों? क्योंकि इनके दो पॉइंट के बीच की दूरी समय के साथ चेंज नहीं होती है, तो वही रिजिड बॉडी होता है। तो चलो हम एक और
आपको एग्जाम्पल देते, वो डिफिनेशन देते हैं जिससे आपको एक और अच्छे से समझ में आएगा। हमने कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन पढ़ा है, जिसको हम ई से जानते हैं। तो उसमें दो तरह की वेलोसिटी आती हैं, दो तरह की वेलोसिटी आती हैं। तो उनको क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये दो वेलोसिटी आता है। तो क्या कहता है कि किसी भी बॉडी में, हाँ, किसी भी बॉडी में दो पॉइंट के बीच में अगर कोई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ना हो तो उनको रिजिड बॉडी कहते हैं। कैसे देख लेते हैं। मान लो ये एक पार्टिकल है ए और ये एक पार्टिकल है बी। तो इन पार्टिकल को लाइन जो ज्वाइन कर रही है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं। तो मान लो ये VA से जा रही है, जो कि यहाँ से θ1 बना रही है, और ये BB से आ रही है, इधर जा रही है, जो कि यहाँ से θ2 बना रही है। तो इसका वो कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, VA cos θ, और ये कंपोनेंट आ जाएगा VA sin θ1, ये भी 1। तो उसी तरह ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा BB cos θ2, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा BB sin θ2। तो इसको यहाँ बना लेते हैं। क्या था, एक कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ये 90, यहाँ से 90, ये VA sin θ1, BA cos θ1, BB sin θ2, BB cos θ2। तो सर ये सब बना तो लिया आप, इनका मतलब क्या है? तो आते हैं यहाँ पे। कह रहा है रिजिड बॉडी में नो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और नो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। नो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और नो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। तो उसका मतलब ये है कि जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है, ये लाइन ज्वाइन कर रही है, लाइन ऑफ इफेक्ट, इसकी जो वेलोसिटी होगी सेम होगी, यानी कि VA cos θ1 बराबर BB cos θ2। ये रिजिड बॉडी के लिए ऑलवेज ट्रू होता है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे जो वेलोसिटी होती है रिजिड बॉडी में ऑलवेज सेम होती है। ये आप डायनेमिक्स में भी पढ़ चुके हैं, जब आप कॉन्स्टेंट पढ़ रहे होते हैं तो ये काफ़ी मदद करता है। तो यहाँ पे भी जो है हमने आपको करा दिया। कभी ऐसा आ जाए हैं, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस ना चेंज कर रही हो तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है। तो हमने जो है रिजिड बॉडी डिफाइन कर दिया। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती हैं जो समय के साथ दो पार्टिकल्स के बीच में कोई चेंज नहीं आता है, किसमें, उनके सेपरेशन, उनके डिस्टेंस में, उन्हीं को रिजिड बॉडी कहते हैं। अपने मन से लिख लीजिएगा जो भी लिखना हो, या फिर जो भी मैंने बोला है उसको पॉज करके धीरे धीरे लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं, स्टडी करेंगे रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेशनल मोशन का थोड़ा सा डिटेल्ड में। उसके बाद, क्योंकि उसको करना बहुत ज़रूरी है, रोटेशनल मोशन वैसे हम बहुत ज़्यादा हैबिटुअल नहीं होते हैं रोटेशनल मोशन का, लेकिन हाँ काइनेमेटिक्स में हम ट्रांसलेशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन अच्छे से पढ़े होते हैं। तो एक बार पढ़ा कि उसको कोलरेट करने से हमें चीज़ें काफ़ी जल्दी समझ में आती हैं, चीज़ें काफ़ी जल्दी समझ में आती हैं। तो हेडिंग है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन एक बॉडी है, एक ब्लॉक है जिसमें मास m1 यहाँ पे है, m2 यहाँ पे है, m3 यहाँ पे है,
M4 यहाँ पे है, M4 यहाँ पे है। और इसको ये यहाँ कर दो, ये यहाँ कर दो, ये v वेलोसिटी से पहुँच गया आगे, ये भी आगे पहुँच जाएगा, ये भी आगे पहुँच जाएगा और ये भी आगे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे मान लो पहुँच गया। तो यहाँ पे M2 है, यहाँ पे M1 है, यहाँ पे M3 है, यहाँ पे M4 है और ये v वेलोसिटी से गया है। तो टोटल v वेलोसिटी है, मान लो ये M1 M2 v2 वेलोसिटी से गया हो, M1 v1 वेलोसिटी से, v4 वेलोसिटी से और ये v3 वेलोसिटी से। हर मास का अपना v1 v2 v3 वेलोसिटी है। इनके बीच की डिस्टेंस मान लो, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो d है। तो हमने देखा है कि हर मास का जब वो आगे जाती है तो वो d ही ट्रेवल करती है। अगर हम M4 की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये भी d है, ये भी d है, ये भी d है, ये भी d है, यानी कि हर पार्टिकल कितना डिस्टेंस चलता है, d डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो अगर हम इसका फोर्स लिखें, मान लो ये b वेलोसिटी से है और सभी का अपना a है, सभी का a है, सभी a वेलोसिटी से भी चलते हैं, तो फोर्स क्या आएगा, फोर्स नेट फोर्स आएगा M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 प्लस M4 A4 और सो ऑन। तो हमें पता है कि जब सभी ने नेट डिस्टेंस ही ट्रेवल की है तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा है वो A1 बराबर A2 बराबर सो ऑन बराबर A, यानी सभी पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे और कॉमन ले लेंगे तो M1 M2 M3 प्लस M4 इंटू A। तो ये सारे पार्टिकल मिलके इसको क्या कर रहे हैं, इसका कैपिटल M इन टोटल मास के बराबर होता है। तो ये टोटल मास आता है, तो टोटल मास M इंटू A बराबर क्या आ गया, F नेट। ये हम लाना चाह रहे थे। तो इसका क्या मतलब है सर, तो इसका मतलब ये है कि रिजिड बॉडी में अगर हम आप बॉडी को रिजिड रखें तो हर वेलोसिटी, हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा। तो नेट फोर्स क्या आएगा, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो इसी वजह से रिजिड बॉडी का हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पार्टिकल की अगर डिस्टेंस नहीं चेंज होती है तो टोटल मास इनटू होल एक्सेलरेशन से हमें नेट फोर्स निकल आता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे v रख दें, इसी तरह v1 v2 v3 और वो भी बराबर हो जाए v1 बराबर v2 बराबर v3 बराबर v, तो हम इसी तरह मोमेंटम भी लिख सकते हैं कैपिटल M इंटू वी, है कैपिटल M इंटू वी। और उसी तरह हम काइनेटिक एनर्जी भी क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी हाफ mv² लिख सकते हैं। तो देखा कि सिर्फ रिजिड बॉडी ले लेने से क्वेश्चन कितना सॉल्व हो जाता है, कितना आसान हो जाता है कि टोटल मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर अगर हम कर देंगे आप बाई हाफ कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा और नेट फोर्स आ जाएगा, हमारी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में हम रिजिड बॉडी का अगर पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, तो इसको अब मिटकाते हैं। तो हम आते हैं रोटेशनल मोशन में, किस में, रोटेशनल मोशन में, प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल
मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। मान लो हम एक रिजिड बॉडी लेते हैं। रिजिड बॉडी लेने का एक ही मतलब था कि उनके बीच की सेपरेशन और उनके बीच का डिस्टेंस नहीं चेंज होगा। तो देखते हैं क्या होगा। एक रिजिड बॉडी लेते हैं ऐसे शेप का, और जिसमें कुछ पॉइंट ले लेते हैं। मान लो इसका एक्सिस ये है, क्रॉस जा रहा है, या डॉट ले लो, एक्सिस ये है। वहाँ से r1 डिस्टेंस पे m1 मास ले लेते हैं, r2 डिस्टेंस पे m2 मास ले लेते हैं, 3 मास लेते हैं, r3 डिस्टेंस पे m3 मास ले लेते हैं। इसकी वेलोसिटी v1 इधर है, इसका वेलोसिटी v2 इधर है, इसका वेलोसिटी v3 इधर है, ऐसे सीधे। इसका ऐसे ऐसे वेलोसिटी है। तो पहले हम कुछ रोटेशनल कॉन्सेप्ट को जो है, सर्कुलर कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देख लेते हैं, चलते हैं। कि मान लो अगर एक पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन करे, एक सर्किल में मोशन करे, और जिसका रेडियस r हो, वो पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर जा रहा हो, यहाँ पहुँच गया हो, और वो डी थीटा एंगल घूम गया हो, और इसमें वो dx डिस्टेंस ऑन सर्कुलर आर्क पे चल गया हो, तो क्या कैसे डिफाइंड होता है। तो देख लें, अगर हम ओमेगा बराबर देखें, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डी थीटा अपान डी टी पहला। दूसरा इसका एक्सेलरेशन हो तो डी ओमेगा अपान डी टी, जिसको अल्फ़ा बोलते हैं। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी किस तरह डिफाइन करती है कि डी थीटा अपान डी टी, यानी कि अगर एवरेज की बात ले कि टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम, टोटल चेंज इन एंगल अपॉन टोटल टाइम। तो ये दोनों क्वांटिटीज होती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं dx बराबर, यानी कि वो आर्क बराबर आर डी थीटा होता है। तो दोनों तरफ अगर हम dt से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो क्या हो जाता है, ये वेलोसिटी हो जाएगी जो कि v के बराबर होगी। वैसे देखा जाए तो r और ये ओमेगा, ये कौन सी वेलोसिटी होगी, इस रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, इस रेडियस के कौन से परपेंडिकुलर वेलोसिटी लोगे तो ये हो जाएगा। तो ये एक और फार्मूला आया है, एक और फार्मूला आया, क्योंकि ये डी थीटा समय के साथ चेंज हो रहा है। तो हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं इस पे। सपोज करो स्पेशल केस है, अल्फा की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो, क्या अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन स्पेशल केस है, ये तुमको उसमें पढ़ाया जाता है लेकिन हम इसका रिवाइज कर देते हैं। अगर अल्फा कांस्टेंट हो तो जिस तरह हम रेक्टिलिनियर मोशन में फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT करते हैं, इसी तरह एनालॉगी हो जाता है कि फाइनल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बराबर इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा टी है। उसी तरह S बराबर, यानी टोटल डिस्टेंस चली गई, बराबर इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी हाफ AT स्क्वायर। इसी तरह टोटल एंगल ट्रेवल्ड या टोटल एंगल कवर्ड बाई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। और इसका तीसरा इक्वेशन है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2AS। तो इसी तरह लिखा जा सकता है फाइनल ओमेगा यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बराबर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। अब ये तीनों इक्वेशन तब तक वैलिड है जब तक इनका एक्सेलरेशन क्या हो, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो। तो इतना जानकारी आपको होना चाहिए। आपको सर्कुलर मोशन में जाके फिर से पढ़ लीजिएगा, है तो वहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। तो इसको मिटाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं, इसको मिटाते हैं, इसका यूज
खास है नहीं, अंदर जाके मिलेगा। ये सब आपको याद होना चाहिए है, तो हम यूज करते हैं। अब चूंकि ये सेंटर से हमारा, तो m1 मास के लिए हम क्या लिखेंगे, m1 मास के लिए अगर हम v1 लिखें, m1 मास के लिए अगर हम v1 लिखें तो r ओमेगा, ओमेगा सभी के लिए एक होगा, क्योंकि ये बॉडी कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है। मान लो कोई अल्फा एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं है, तो कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है, तो ओमेगा इनके लिए सही यही होगा, तो r1 ओमेगा 1। उसी तरह से m2 के लिए v2 बराबर r2 ओमेगा, m3 के लिए v3 बराबर r3 ओमेगा। अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखें, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा इंडिविजुअल पार्टिकल की एनर्जी। इंडिविजुअल पार्टिकल का मतलब है हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 का स्क्वायर। तो v1 की वैल्यू अगर हम लिखें तो हाफ कॉमन कर लें, m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा कॉमन है, हो जाएगा, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर। अब बचा क्या, m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी जो निकल के आई इसी को बोलते हैं आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह सकते हो। इसकी जगह पे अगर हम आई प्लेस कर दें तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो रोटेशनल मोशन जो होता है, प्योर रोटेशनल मोशन में यही चीज़ें होती हैं। अब हम चलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, और रोटेशनल मोशन का सबसे टफ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा बहुत देख लेते हैं, यहाँ पे उसका डिफिनीशन देख लेते हैं, उस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये 1-2 लेक्चर चलेगा, इसमें डिफरेंट शेप एंड साइज के जो है हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो आते हैं, तो हमने प्योर रोटेशन में क्या देखा, प्योर रोटेशन में हमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम की एक चीज़ आई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जिस तरह सेंटर ऑफ मास की एक सिस्टम या पार्टिकल ऑफ सिस्टम के लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी होता है, उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसी भी सिस्टम या पार्टिकल ऑफ सिस्टम के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी होता है, जो कि उसके मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, तो हमें पता चला था कि किस तरह मास जो है थ्रू आउट जो है किसी एक पॉइंट के डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी तरह उसका सेंटर ऑफ मास डिफाइन होता है। उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफाइंड होगा, वो भी मास डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो जिस तरह हमने डायनेमिक्स में पढ़ा था, जिस तरह हम न्यूटन्स लॉ में पढ़े थे, या लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, कि जिस तरह मास रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन में बिहेव करता है, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि मोशन को रेजिस्टेंस देता है कि जितना ज़्यादा मास होगा उतने कम वेलोसिटी होगी अगर हम एक कांस्टेंट फोर्स लगाएं। उसी प्रकार मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रोटेशनल मोशन के लिए। इन रोटेशनल मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जो कि सेम बिहेव करता है रेक्टिलिनियर मोशन में मास। तो आप कह सकते हो कि जिस तरह रेक्टिलिनियर मोशन में मास होता है, उसी तरह रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो हमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 बातों पे डिपेंड करता है। किन किन बातों पे? पहली चीज मास और
डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी बात है शेप एंड साइज। शेप, SHAPE, शेप एंड साइज ऑफ सिस्टम और बॉडी। और तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन 3 बातों पे डिपेंड करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जिस तरह हमने आपको पहले भी बता चुका है, जिस तरह सेंटर ऑफ मास जो है किसी भी सिस्टम या पार्टिकल ऑफ सिस्टम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है, उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उस किसी भी सिस्टम, पार्टिकल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है, जो कि मास डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि किस तरह मास जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। जिस तरह ट्रांसलेशनल मोशन में मास का काम होता है वेलोसिटी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट के लिए। कैसे, इसको समझाते हैं। सपोज आप एक सिलेंडर लेते हो, मान लो इस तरह सिलेंडर है, गैस वाला सिलेंडर। किस तरह? गैस वाला सिलेंडर, गैस चूल्हा वाला सिलेंडर लिया है। अब ये खाली हो गया है, या आप खाली वाला लेके जाते हो तो आपके घर वाले बोलते हैं कि हाँ इसको ले जाओ और इसको इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको रोटेट करके नीचे रख के ऐसे लात से मारते हुए तुम गैस गोदाम जो होता है वहाँ तक लेके जाओ, नया वाला भरा के लाओ, हैं। तो आप उसको ढुराते हुए ले जाते तो कितना आसान होता है। सपोज करो कि वो आपको नहीं बोलते हैं और आप इसके ऐसे रोटेट कर रहे हो, यानी कि अगर आप इस सिलेंडर को ऐसे रोटेट करोगे तो तुमको बहुत कम रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, वो ढूंढते हुए चल जाएगा। लेकिन जब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे हैं तो आपको बड़ी कठिनाई होगा। आपको क्या होगा? बड़ी कठिनाई होगा। तो मान लो ऐसे है, तो अगर ऐसे रोटेट किया तो ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, तो ये बहुत फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे रोटेट करते हो तो ये बहुत आसानी से रोटेट होता चला जाएगा, रोटेट होता चला जाएगा। लेकिन अगर अभी खाली रहे तो मान लो ये ऐसे तुम करके ले जा सकते हो कि चलो थोड़ा बहुत जो है थोड़ी बुद्धि कम थी लेकिन बल ज़्यादा था, तो ऐसे ढुकराती नहीं के बजाय ऐसे एक बार नीचे कर रहे हो, ऊपर कर रहे हो, ऐसे लेके जा रहे हो। लेकिन अगर वो मास से भरा हो तुम्हारे तो प्राण निकल जाएंगे, हैं, तुम्हारा धुआं फेंक दोगे तुरंत। क्योंकि अगर ये पूरा भरा हो तो 15-16 किलो का होगा, तो एक बार ऐसे उठाओगे, फिर ऐसे करोगे, फिर ऐसे उठाओगे, तो काफ़ी फोर्स लगाना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक तुम घर लेके जाओगे तब तक तुम्हारे तो प्राण निकल जाएंगे। तो देखा गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि किस एक्सिस के अराउंड आप उसको घुमा रहे हो वो भी डिपेंड कर रहा होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली मास की तरह होता है, मास की तरह ही बिहेव करता है जैसा कि वो ट्रांसलेशनल में मास करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रोटेशनल में मास मूवमेंट जो होता है मास की तरह बिहेव कर रहा होता है। तो जो मास मूवमेंट होता है वही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो 3 बातों पे डिपेंड करता है: मास ऑफ द डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, शेप एंड साइज ऑफ द सिस्टम एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन 3 बातों पे डिपेंड करता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, पहले देखते हैं सिंगल मास के लिए। अगर हम सिंगल मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें, पहला सिंगल मास के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें, मान लो ये मास m1 है और वो यहाँ पे एक एक्सिस है, उससे इसकी डिस्टेंस r है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो I बराबर क्या होगा, mr²। I बराबर mr²। सर अगर आप